बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज हम चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, ए सोप बबल लुक्स ब्लैक व्हेन इट ब्रस्ट वाई। कि जब एक जो सोप बबल होता है वो फटता है तो वो ब्लैक हमें क्यों नज़र आता है। तो इसकी रीज़न क्या है, व्हेन द सोप बबल इज़ अबाउट टू ब्रेक द थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म बिकम्स टू स्मॉल दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो। बेसिकली जब जो सोप बबल होता है वो फटता है तो उस वक्त उसकी थिकनेस बहुत कम हो चुकी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू ज़ीरो हो चुकी होती है। सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द बीम इज़ ज़ीरो। तो जो पाथ डिफरेंस होता है उन दो बीम्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होगा वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। बेसिकली एक दो अलग अलग सरफेसेस से जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो हम इसको देखते हैं, एज वन पार्ट ऑफ द बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सरफेस देयरफॉर ए पाथ डिफरेंस ऑफ λ/2 ऑकर्स फॉर इट एंड द सेकंड रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए लोअर सरफेस सो देयर इज नो पाथ डिफरेंस फॉर इट। जो फर्स्ट रे होती है वो अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पर जो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्रिएट होता है वो λ/2 होता है, और जो दूसरी रे रिफ्लेक्ट होती है वो इनर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो यहाँ पर पाथ सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो टोटल हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 प्लस λ/2, टोटल λ/2 आ जाता है, ड्यू टू विच डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। कि हमारे पास जब पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाएगा तो इसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो जो बबल होता है वो हमें ब्लैक नज़र आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या है, इंटरफेरेंस में बी डिफाइंड एज वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेव फ्रंट्स। इंटरफेरेंस दो डिफरेंट सोर्सेज की मदद से प्रोड्यूस की जाती है जिनका वेव फ्रंट्स हमारे पास डिफरेंट होते हैं। और डायफ्रैक्शन क्या है कि सेकेंडरी वेव्स दैट इमर्ज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव। जो सेम वेव से सेकेंडरी वेव्स इमर्ज होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन मैक्सिमा इज ऑफ सिमिलर इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होती है तमाम पॉइंट्स पे वो सिमिलर होती है। इन डायफ्रैक्शन देयर इज ए वेरिएंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ पोजीशंस। डायफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी की पोजीशन होती है उसमें चेंजिंग्स होती हैं। द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इन इंटरफेरेंस इज इक्वल टू इंटरफेरेंस। जो विड्थ होती हैं फ्रिंजेस की इंटरफेरेंस में वो इंटरफेरेंस के ही इक्वल होती हैं। द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस इज नॉट इक्वल टू इंटरफेरेंस। जहाँ डायफ्रैक्शन में जो विड्थ होती है फ्रिंजेस की वो इंटरफेरेंस के इक्वल नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है, द सोर्सेज आर रेफर्ड टू एज इंटरफेरेंस सोर्सेज if the number of sources is as few as 2 sources। तो जो sources होते हैं इंटरफेरेंस के उनको हम इंटरफेरेंस सोर्सेज कहते हैं अगर जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं वो कुछ हों, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सोर्सेज हैं तो उस वक्त जो सोर्सेज होंगे उनको हम इंटरफेरेंस सोर्सेज ही कहेंगे, जैसे कि आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। और डायफ्रैक्शन क्या है, इफ द नंबर ऑफ सोर्सेज इज more than these 2 sources, more than 2, यहाँ पर TWO आएगा। If the number of sources is more than 2, the sources are referred to as diffraction sources। यहाँ पे अगर sources 2 से ज़्यादा हों तो उनको हम क्या कहेंगे, diffraction sources कहेंगे। अगर few हों यानी कि 2 हों तो उसको interference कहते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा हों तो उसको diffraction का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, in a Michelson interferometer a secondary glass plate is also used। why? secondary glass plate Michelson interferometer में क्यों यूज़ की जाती है। तो ये Michelson interferometer का ऑपरेटर्स आपके सामने दिखाया गया है। in a Michelson interferometer a secondary glass plate is used to introduce in beam 1 by its 2 passages through first plate A। फर्स्ट प्लेट A से गुजरने के बाद जो रे होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है कि हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर में सेकंड ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं ताकि इन ए बीम 1 बाय इट्स 2 पैसेजेस थ्रू फर्स्ट प्लेट ए से जो बीम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है।
सो द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू बीम्स ऑफ लाइट इज जीरो। जो पाथ डिफरेंस होता है दो बीम्स की वजह से वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एज ए रिजल्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स ड्यू टू विच वी कैन ऑब्जर्व ब्राइट फ्रिंजेस विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। तो हम टेलीस्कोप की मदद से यहाँ पर ब्राइट फ्रिंजेस देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ यू कैन एक्सप्लेन ब्रूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन। Brewster's law, it states that when unpolarized light is incident at an angle called Brewster angle or angle of polarization, the light that is reflected is perfectly polarized। कि ब्रूस्टर लॉ के मुताबिक जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो जब इंसिडेंट करती है एक एंगल पे तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। तो जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट करती है परफेक्टली पोलराइज्ड, यानी कि जब भी कोई लाइट ब्रूस्टर एंगल पे पुट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी तो पोलराइज्ड हो जाएगी। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, द रिलेशन ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इज गिवन बाय द रिलेशन n/n2 इक्वल टू tan θp। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है उसको हम किस फार्मूला से लिख सकते हैं, n1/n2 इक्वल टू tan θp। यहाँ पर θp ये एंगल है जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्रिएट कर रही है, और n1 एक मटेरियल एक सरफेस हमारे पास एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जो दूसरा मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो इनकी जो रेशो है वो tan θp के इक्वल होती है, इसको ब्रूस्टर्स लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, What is meant by path difference with reference to interference of two wave motion? Path difference का क्या मतलब है? With reference to the interference of two wave motion, जब interference create होती है तो उस वक्त हम path difference को क्या समझेंगे? The difference in the paths traveled by wavelets from two sources to reach a point P on the screen is called path difference। पाथ डिफरेंस क्या होगा, बेसिकली जो दो सोर्सेज से जो वेव्स ट्रैवल करती हुई एक फिक्स पॉइंट P तक पहुंचती हैं और वो फिक्स पॉइंट P हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, तो उसको हम जो उनके दरमियान डिफरेंस होगा उसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे। When two identical light waves traveling in the same region superpose with one another, then this superposition of the waves led to the interference of the waves। जब दो आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवल कर रही हैं सेम रीजन में और वो क्या करती हैं, सुपरपोज करती हैं, यानी कि सुपरपोजिशन होती है, देन दिस सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स लेड टू द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स। अब जो आइडेंटिकल वेव्स थी वो ट्रैवल कर रही थी सेम रीजन में, सुपरपोजिशन की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का नाम देंगे। दिस मीन्स दे आइदर रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ वन अनदर और कैंसल वन अनदर। रीइंफोर्स यानी कि अगर वो इन फेज थी तो वो क्या करेंगी, जो जब वो कंबाइन होती हैं तो वो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेनोमेना होगा, तो वो क्या करेंगी, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। और इसी तरह अगर वो आउट ऑफ फेज थी, यानी कि उनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस था वो m+1 इंटू λ/2 था, तो उस वक्त वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। द रीइंफोर्समेंट इफेक्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द कैंसिलेशन इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस d इक्वल टू m लैम्डा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो d इक्वल टू m+1/2 लैम्डा के इक्वल होता है, और यहाँ पर जो m है वो 1 2 3 कुछ भी वैल्यू इसकी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी द इंटरफेरेंस वेयर द लाइट बीम्स फ्रॉम द हेड लैम्प्स ऑफ ए कार ओवरलैप। कि ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं होता कि कार की जो हेडलाइट्स हैं वहाँ से जो लाइट आ रही है उनकी मदद से इंटरफेरेंस का इफेक्ट प्रोड्यूस हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? द वेव ट्रेन्स फ्रॉम दी टू सेपरेट हेडलैम्प आर डिफर इन फेज, वो इन फेज नहीं होंगी। सबसे पहली बात यह है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लाइट्स का इन फेज होना ज़रूरी है, तो जो हेडलाइट्स कार की हेडलाइट से वेव्स आ रही हैं वो इन फेज नहीं है, तो इस वजह से इनसे जो इंटरफेरेंस का प्रोसेस क्रिएट नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है, देयर फेज डिफरेंस इज नॉट सेटिस्फाइड, उनका फेज डिफरेंस सेटिस्फाई नहीं होता। तीसरा पॉइंट क्या है, दीज सोर्सेज आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, वो सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक भी नहीं होते, यानी कि उनकी वेवलेंथ सेम नहीं होती, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होती। और ड्यू टू दीज
reasons it is not possible to see the interference where the light beams from the headlamps of car overlap. तो इन रीज़न की वजह से ये पॉसिबल नहीं है कि जो इंटरफेरेंस है लाइट बीम्स का वो ऑकर हो हेडलैम्प से, जो कार के हेडलैम्प्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ए टेलीफोन पोल कास्ट अ क्लियर शैडो इन द लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट हेडलैम्प ऑफ ए कार बट नो सच इफेक्ट इज नोटिस फॉर द साउंड फ्रॉम द कार हॉर्न। वाई? इसमें यह कहा गया कि एक टेलीफोन पोल है, उसका क्लियर शैडो हमें नज़र आता है लाइट जब काफ़ी दूर से पड़ रही होती है, लेकिन ऐसा इफेक्ट साउंड की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। तो इसकी रीज़न क्या है? बेसिकली जो लाइट है वो कॉर्नर्स के अक्रॉस बेंड कर जाती है, जबकि साउंड बेंड नहीं करता। ये अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट होती है वो कॉर्नर के अक्रॉस बेंड नहीं करती, जो साउंड वेव्स होती हैं वो बेंड कर जाती हैं। द साउंड एंड द लाइट बोथ आर वेव्स, दोनों क्या हैं? वेव्स हैं, बट द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव्स इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द वेव लेंथ ऑफ द लाइट वेव्स। जो वेव लेंथ होती है साउंड की वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है लाइट की वेव लेंथ की निस्बत। Hence the sound waves are bent round corners of the pole। तो जो लाइट वेव्स होंगी वो बेंड कर जाएंगी इन कॉर्नर्स से, साउंड वेव्स जो होंगी वो बेंड कर जाएंगी इन कॉर्नर से। सो दे आर हेयर्ड। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जब यहाँ से बोलता है तो इसके जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ से कॉर्नर पे बेंड कर जाते हैं, तो यहाँ पर उसे आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो उसे यहाँ से देख नहीं सकता क्योंकि जो लाइट वेव्स हैं वो कॉर्नर्स पे बेंड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड द वेव लेंथ ऑफ द लाइट वेव इज नॉट कंपेरेबल टू द डायमेंशंस ऑफ द पोल एंड देयरफॉर इट इज नॉट डाइफ्रैक्टेड। तो वो डाइफ्रैक्ट नहीं करती। थस द लाइट वेव्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड अराउंड द कॉर्नर। जो लाइट वेव्स होती हैं वो कॉर्नर के अक्रॉस हमें नज़र नहीं आती। वो क्या करते कॉर्नर के अक्रॉस वो बेंड नहीं करती, तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें नज़र नहीं आता। साउंड वेव्स, सिंपल सी रीज़न ये है कि साउंड वेव्स कॉर्नर से बेंड कर जाती हैं, इस वजह से जब हम आवाज़ देते हैं तो वो वहाँ तक सुनाई देती है, लेकिन दरमियान में ये दीवारें हैं दो, तो इन यहाँ से जब हम इस बंदे को देखते हैं तो वो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि जो लाइट वेव्स हैं वो कॉर्नर्स पे बेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 8 है, why it is not possible to obtain the difference of X rays by Young's double slit experiment। X rays की मदद से हम जो डिफरेंस होता है वो हम यंग डबल स्लिट की एक्सपेरिमेंट की मदद से क्यों नहीं देख सकते? Diffraction of waves can be observed only when the width of the slits is comparable less than or equal to the incident wave। जो डायफ्रैक्शन होता है वेव्स का वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उस वक्त जब विड्थ जो होती है स्लिट्स की वो कंपेरेबल हो, लेस देन हो या इक्वल टू हो इंसिडेंट वेव के। ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट वेव है उसकी निस्बत जो ऑब्जर्व्ड हम कर रहे हैं डायफ्रैक्शन वो उस वक्त होगी कि जब वो दोनों वेव्स जो स्लिट्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू हो, जो उनके दरमियान विड्थ है। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स इज कंपेरेबल लेस देन और इक्वल टू द इंसिडेंट वेव। ये स्लिट्स होती हैं ना, ये अगर तो लेस देन हो या इक्वल टू हो तो तब हमें क्या होता है, नज़र आता है डायफ्रैक्शन का फिनोमेना। नाउ एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेवलेंथ्स इन द रेंज ऑफ 0.1 to 10 नैनोमीटर। जो एक्स रेज हैं वो उनकी रेंज 0.01 से 10 नैनोमीटर तक की होती है। दिस इज सो स्मॉल, वो काफ़ी स्मॉल है, दैट इज इन प्रैक्टिस सच अ स्मॉल विड्थ कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मदद से इतनी स्मॉल जो विड्थ होती है वो हम क्रिएट नहीं कर सकते, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो एक्स रेज हैं उनकी मदद से हम डायफ्रैक्शन का प्रोसेस यंग डबल स्लिट में नहीं देख सकते। वाइल ऑन द अदर हैंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज ग्रेटर दैन द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। और दूसरी रीज़न क्या है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो ग्रेटर होती है एक्स रेज की निस्बत। तो हम लाइट की तो डायफ्रैक्शन देख लेते हैं, लेकिन अगर हम एक्स रेज की देखना चाहें तो वो हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न नज़र नहीं आता। देयरफॉर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर लाइट बट नॉट फॉर एक्स रेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन वी अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल ऑन रडार वेव्स। हाइगन्स प्रिंसिपल हम रडार वेव पे अप्लाई कर सकते हैं? तो यस, हो सकता है। Yes, we can apply Huygens principle to radar waves.
According to Huygens principle, each point on the radar wave acts as a source of the secondary wavelets. इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो वेव प्रोड्यूस हुई हैं तो यहाँ पर हर एक पॉइंट को वो सेकेंडरी सोर्स के तौर पर लेता है. सपोज यहाँ पर पॉइंट था तो उसको उसने सेकेंडरी सोर्स के तौर पर लिया और वहाँ से फिर आगे वेव्स क्रिएट हो गई. So we can find the wave front of the radar wave as it moves through a certain region. तो हम फाइंड कर सकते हैं वेव फ्रंट रडार वेव्स का जब वो मूव करे एक स्पेसिफिक रीजन से. The Huygens principle tell us that how the wavelength propagate in the space from point to point. जो Huygens principle बेसिकली यूज इसीलिए किया जाता है कि वो हमें ये बताता है कि जो वेवलेंथ कैसे प्रोपिगेट करती है पॉइंट टू पॉइंट इन स्पेस. तो हाइगन प्रिंसिपल को हम रडार वेव्स के लिए यूज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि लाइट वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स हैं. इट वाज एक्सपेरिमेंट्स विद द पोलराइजेशन इफेक्ट विच प्रूव्ड द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ नेचर. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट हम कैसे हमें पता चली. बेसिकली एक्सपेरिमेंट किया गया पोलराइजेशन के ज़रिए से हमें यह पता चला कि जो लाइट है उसकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर है. ये आप एक्सपेरिमेंट में देख भी सकते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट थी, आगे पोलराइजर रखा गया तो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है. फिर एनालाइजर रखा गया तो वहाँ से भी हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई. और इसी तरह जब वही ऑर्डिनरी लाइट थी हमने पोलराइजर रखा तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई, लेकिन एनालाइजर का हमने जो एंगल था वो चेंज कर दिया तो हमारे पास कोई लाइट नज़र नहीं आती. तो इसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि जो लाइट है वो पोलराइज्ड होती है. We know only by experiments that only transverse waves can be polarized. Therefore, polarization of light is a sufficient argument for the transverse nature of light. कि पोलराइजेशन हो जाती है एक्सपेरिमेंट की मदद से हमने ये देखा. तो जो पोलराइजेशन है ये काफ़ी है इस बात के लिए कि लाइट जो है उसकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती है. पोलराइजेशन डज नॉट ऑकर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. पोलराइजेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए नहीं होती. लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट्स कंपोनेंट्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. लाइट क्या है, बेसिकली ट्रांसवर्स वेव है क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपिगेट कर रही होती है उसके. तो इस वजह से ये क्या होगी, हमारे पास ट्रांसवर्स नेचर होगी उसकी. तो यहाँ तक हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे. चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल या किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं. थैंक यू.